Hello everyone, welcome back once again. Last lecture over the permutations and combinations. Okay, उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ पिछली क्लास तक की तो हमने 13 लेक्चर्स लिए हैं जो कि परमुटेशंस के ऊपर है, और कॉम्बिनेशंस में भी हमने 8 लेक्चर्स लिए हैं, इंक्लूडिंग आईआईटी जेईई और बोर्ड्स एग्जाम में। इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव इट। मैं आज यहाँ पे आईआईटी जेईई के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए हमने इसको आज लास्ट क्लास रखा है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, और इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है इंटरकनेक्टेड होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, जिसमें 30% इसका ही रोल रहता है। तो इसके बाद ही हम कुछ दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबिलिटी को नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कुछ जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस उसको मैं लेके यहाँ पे आया हूँ और 3-4 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हालांकि थियरी क्लास की अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। ओके, तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ये अप्रैल 2019 में आया है जेईई मेंस में। ए कमिटी ऑफ 11 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स इफ यम इज द नंबर ऑफ वेज द कमिटी इज फॉर्म with at least 6 males and n is the number of ways of committee is formed with at least 3 females। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने कराया है। ये केस मेकिंग का प्रॉब्लम है, केस मेकिंग का प्रॉब्लम है, एक एक केस बना के आपको सिलेक्शन करना होता है। तो वही क्वेश्चन ये यहाँ पे रिपीट किया है, बस इसका टर्मिनोलॉजी अलग है, पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस मेंस के रेफरेंस में m दे दिया है, वुमेन्स के रेफरेंस में n दे दिया है, तो m प्लस n यहाँ पे पूछ लिया है कितना होगा, या m और n में क्या रिलेशनशिप होगा। जैसा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में जैसे यहाँ पे m इक्वल टू n दिया है, m इक्वल टू n दिया है 68 और m इक्वल टू n इक्वल टू 78 दिया है, और जैसा कि n इक्वल टू m माइनस 8। तो ये रिलेशनशिप है, आपको m और n कैलकुलेट करना है। जस्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज किया है, अदरवाइज हमने भी कमेटी के ऊपर एक क्वेश्चंस कराया हुआ है कि एक कमेटी का फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरीके से कमेटी फॉर्म होगी। ओके, तो क्वेश्चंस को करते हैं। ये केस मेकिंग का प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पे टोटल मेंस की बात करें, ओके, तो टोटल मेंस यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? टोटल मेंस यहाँ पे 11 है, 11 मेंस है। और वुमेन्स की अगर हम बात करें तो टोटल वुमेन्स भी कितने हैं? टोटल वुमेन्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 8। ओके, यानी कि अगर हम शॉर्टकट में लिखे तो मेल को m से लिख दे रहे हैं जिसमें कितने हैं 11, और फीमेल को हम f से लिख दे रहे हैं जिसमें कितने हैं 8। ओके, अब एक कमेटी का निर्माण करना है। इन्हीं जो 11 मेंस हैं और फीमेल्स हैं, इन्हीं में से लेके मुझे एक कमेटी फाउंड करना है, एक कमेटी का फॉर्मेशन करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चलना है। जैसे नंबर ऑफ वेज यहाँ पे m दिया है, लेकिन कंडीशंस यहाँ पे क्या है कि एक कमेटी बनाना है जिसमें एटलीस्ट 6 मेल होने चाहिए, 6 मेल होने चाहिए, एटलीस्ट 6 मेल होने चाहिए। इसका मतलब ये 11 में से मैं 6 मिनिमम मेल्स को कंसिडर करना है, और मैक्सिमम अप टू कितना भी जा सकते हैं वो अभी केस बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम केस 1 की बात करें, यहाँ पे जैसे केस 1 की बात करें तो क्या हो सकता है? केस 1 ये हो सकता है कमेटी विथ एटलीस्ट 6 मेल्स। ओके, 6 मेल्स को लेके कमेटी बनाने के क्या क्या पॉसिबल वेज होंगे? तो अगर मैं इसके अंडर में केसेस को देखूं तो 6 मेल को ले सकते हैं और 5 फीमेल को ले सकते हैं, तो भी 11 मेंबर की एक क्या बनेगी? कमेटी बनेगी। इसी तरीके से मिनिमम 6 मेल लेना है तो मैं 7 मेल भी ले सकता हूं और 4 फीमेल भी ले सकता हूं, 7 4 फिर भी ये कितना आएगा? 11 मेंबर की कमेटी ये भी बनेगी। ओके, इसी तरीके से और अगर हम देखें तो 8 मेल्स को हम ले सकते हैं और 3 किसको? फीमेल को ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी कमेटी का फॉर्मेशन हो रहा है, और बाकी केसेस की अगर हम बात करें तो 9 मेल को यहाँ पे क्यों नहीं लिया है, और 2 फीमेल को भी ले सकता है। इस तरीके से यहाँ पे केसेस का फाउंड किया जा सकता है। ओके, एटलीस्ट 6 मेल को लेना है, और एटलीस्ट 6 मेल एंड n इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ कमेटी विथ एटलीस्ट 3 फीमेल। ओके, और अगर फीमेल की बात करें तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल में कितना लेना है? फीमेल में मिनिमम 3 फीमेल को लेना है, 3 फीमेल को कंसिडर करना है। ओके, तो इस तरीके से केसेस का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, और आगे अगर हम बढ़ें तो नंबर ऑफ वेज में यहाँ पे जो मेल्स की संख्या दी गई है
वो है हमारे पास 8। ओके, मेल्स की अगर हम लोग देखें तो 8 मेल्स को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, जो मैं यहाँ पे टोटल 11 डाल दिया हूँ, अदरवाइज केसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम मेल्स की संख्या देखें तो ये 8 है, और फीमेल्स की संख्या अगर हम देखें तो फीमेल्स 5 है। ओके, फीमेल्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फीमेल्स 5 है, तो इसको करेक्ट कर ले रहे हैं, अदरवाइज केसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये 5 फीमेल्स हैं और 8 मेल्स हैं। 11 मेंबर का क्या बनाना है, एक कमेटी बनाना है। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहते तो जैसे 11 मैंने लिख रखा था, तो 11 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये केस बढ़ता चला जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन भी करना होता है। तो यहाँ पे 8 मेल हो गए और 3 फीमेल। बाकी अब मेल्स की संख्या 8 से ज़्यादा है नहीं, तो मैक्सिमम 8 ले सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर 6 मेल को कंसिडर करके कमेटी का निर्माण करना है तो ये पॉसिबल केसेस हैं, ये पॉसिबल केसेस हैं जिनमें इन सभी को मिला के 11 मेंबर की क्या बन रही है, एक कमेटी बन रही है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो टोटल 8 मेंस दिए गए हैं और 5 फीमेल्स दिए गए हैं, उनमें से हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, एट ए टाइम सिलेक्शन कर रहे हैं। एट ए टाइम सिलेक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, टोटल मेंस टोटल वोमेंस। ओके, एट द सेम टाइम पे क्या होता है, एट द सेम टाइम पे मल्टीप्लीकेशन होता है। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज जिसको अगर फीमेल के रेफरेंस मेल के रेफरेंस में हम बात करें तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे क्या बोला है, एम बोला है। एम इज द नंबर ऑफ वेज। जब मेल को कंसीडर करके मेल को मेल पे कंडीशंस लगा के हम बना रहे हैं, तो उसको क्या कंसीडर किया है इसने, एम। तो नंबर ऑफ वेज को किससे डिनोट किया है, एम। अभी क्या हो रहा है कि इसमें 8 मेंबर से 8 मेल में से 6 मेल को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से 5 फीमेल में से 5 फीमेल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये एक केस है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 8C6 इंटू 5C5, ये एट ए सेम टाइम है, तब जाके एक कमेटी का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। या ऐसा भी हो सकता है, और के केस में हम क्या करते हैं, और के केस में हम प्लस करते हैं, 8 मेल में से 7 को कंसिडर कर ले और 5 फीमेल में से 4 को कंसिडर कर ले, या यानी कि और हम क्या 8 में से 8 मेल को कंसिडर कर ले और 5 फीमेल में से हम क्या करेंगे, 5 फीमेल में से 3 फीमेल को कंसिडर कर ले। तो ये 3 पॉसिबल केसेस हैं जो मेल के रेफरेंस में यहाँ पे कंडीशंस दिया गया है। तो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे एम कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एनसीआर के हेल्प से, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। और एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है, 1। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके, इंटू 1। ओके, एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो दैट यहाँ पे 5C5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, आगे बढ़े, 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, 5C4 की वैल्यू को अगर हम लोग देखें, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ओके, प्लस 8C8 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और 5C3 की 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 और 2, ये बचेगा हमारा 8 इंटू 7 अपॉन में क्या बचेगा, 2, प्लस इसमें बचेगा 8 और इसमें बचेगा 5। ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 अपॉन में क्या लिखेंगे, 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 28 प्लस 40। ओके, 28 प्लस 40, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 2 दूँगा 4, 5 दूँगा 10। ओके, कितना आ जाएगा, 10। ओके, फाइनल वे में 40 10 50 20 70 8 78 78। ओके, 78 वेज हो जाएंगे। दैट इज यहाँ पे कंडीशंस अकॉर्डिंग टू मेल था, कंडीशंस अकॉर्डिंग टू मेल था। अब अगर दूसरा केस ले, कंडीशंस अकॉर्डिंग टू फीमेल, तो उसको नंबर ऑफ वेज जहाँ पे इसने एन से डिनोट किया है, जिसको एन से कंसिडर किया है। तो अगर हम फीमेल्स के केस में केसेस को बनाएं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। केस नंबर 2 अगर यहाँ पे कंसिडर करें, ओके, केस नंबर 2 अगर हम कंसिडर करें कि ए कमेटी फॉर्म्ड विथ एटलीस्ट 3 फीमेल। ओके, तो अभी कंडीशंस किस पे है, फीमेल्स पे है, कंडीशंस किस पे है, फीमेल्स पे है। तो अगर मैं केसेस को बनाऊं तो 3 फीमेल्स ले सकते हैं और 8
मेल्स को ले सकते हैं तो भी 11 मेंबर की कमेटी बनेगी। इसी तरीके से 4 फीमेल को ले सकते हैं और 7 मेल को ले सकते हैं तो भी 11 मेंबर की कमेटी बनेगी। इसी तरीके से 5 फीमेल को ले सकते हैं और 6 मेल को ले सकते हैं। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे देखिए हमारे पास फीमेल्स की संख्या कितनी है, 5 है। दैट मीन्स कि इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो इसमें भी 3 केसेस बने हैं। इन 3 केसेस में क्या हो रहा है कि टोटल 8 मेन में से जितने तरीके से हम इन मेंस को सेलेक्ट कर रहे हैं और टोटल 5 वुमेन्स में से जितने तरीके से इनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उतने तरीके से अलग अलग नंबर ऑफ क्या बन रही कमेटी का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, अलग अलग कमेटी यहाँ पे फाउंड हो रही है। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे क्या रखा है, एक टर्म दिया है एन, तो एन से इसको डिनोट करेंगे और एन की यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5c क्या करेंगे 3, 5c क्या करेंगे 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीमेल्स की संख्या 5 है, उसमें से 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से 8 यहाँ पे क्या है, मेन है, उनमें से हम 8 को सेलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द वन केस, ओके, दिस इज द वन केस, दिस इज वन कमेटी, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर मैं 5 में से 4 को सेलेक्ट कर लूं और एट द सेम टाइम 8 में से 7 मेन को कलेक्ट कर लूं तो भी एक कमेटी का निर्माण होगा। इसी तरीके से आगे 5 में से 5 वुमेन को सेलेक्ट कर लें और 8 में से 6 मेल को अगर हम कंसिडर कर लें तो भी यहाँ पे एक कमेटी हमारा फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आपको पेशेंस के साथ केसेस को बनाना है, पेशेंस के साथ आप केस को बनाएंगे तो हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ओके, ये रनिंग क्लास में मैंने नोट्स में इसको करवाया है, बस ये आया हुआ है आईआईटी में, इसलिए हमने इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक क्लियरिटी बन सके कि किस तरीके से केस को बनाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओके, और एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 5c, 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, जस्ट अ कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना भी लेंदी नहीं होता है। ओके, आगे अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 4 अपॉन में क्या लिखेंगे 2, 5 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6। ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे 3 इंटू 2। ओके, बहुत ही बेसिक है, आप पेशेंस के साथ करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूंगा 4, 5 दूंगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। ओके, और यहाँ से 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 सते 56। ओके, 8 सते कितना आ जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स लग रहा है क्या, यहाँ पे 8c 7 3 की जगह पे यहाँ पे मुझे 6 को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये कमेटी 8 मेंबर की बन रही है, कमेटी 8 मेंबर की बन रही है। हमें कितने मेंबर की बनाना है, कमेटी यहाँ पे मुझे फाउंड आउट करना है 11, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। ओके, दिस विल बी द 6 एंड दिस विल बी द आल्सो हियर 6 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हो सकता है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन में क्या लिखेंगे 2। ओके, तो 2 चौके 8 और 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 28। ओके, फाइनल वे में 40 10 50 50 20 70 8 78। ओके, 78 वेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो मेल के केसेस पे हमने यहाँ पे कंसिडर किया है जिसको m वैल्यू हमने दिया है, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे अगर हम लोग देखें m के केस में कितना आया है, m के केस में भी 78 वेज आया है। दैट मीन्स कि m की वैल्यू कितनी आई है 78। इसी तरीके से सिमिलर वे में अगर n के केसेस में देखें तो n इक्वल टू भी कितना आया 78 वेज आ गया है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वेज यहाँ पे दोनों के केस में कितना आ रहा है 78। तो हैंस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम लोग देखें
तो m इक्वल टू n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट आंसर। अप्रैल 2019 में ये क्वेश्चंस IIT JEE मेंस में पूछा गया है। ओके, तो आपको सिंपल पेशेंस के साथ केस मेकिंग करना है। केस मेकिंग बना के आप एटलीस्ट सिलेक्शन करना होता है यहाँ पे, एट द सेम टाइम करना होता है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहता है। केसेस को पेशेंस के साथ बनाना होता है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसा क्लास में मैंने रनिंग क्लास में कराया है, और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने कराया है कि अगर कमेटी में एक मेंबर रहेगा, दूसरा रिफ्यूज करेगा रहने से, या सेम टाइम पे दो लोग नहीं रह सकते, इस तरीके से क्वेश्चंस हमने कराया हुआ है। ओके, okay, move to the next question. This question is also in 2013. okay, 2013 में ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, तो बहुत ही बेसिक है और ऑब्वियस है। चलिए देखते हैं। ऐसा क्वेश्चंस भी हमने कराया है, बस टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो लैंग्वेज दे दिया गया है, लैंग्वेज ऐसा हमने नहीं यूज किया है। ओके, लेट Tn be the number of all possible triangles formed by joining vertices of an n-sided regular polygon of n-sided regular polygon if Tn plus 1 minus Tn equal to 10 then the value of n। ओके, तो देखिए आपको अगर रिकॉल हो रहा हो तो मैं ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है कि इन्हें in a plane given 11 points, okay, in a plane given 11 points in which 2 or more than 2 points are not collinear, then find the number of triangles। okay, तो पॉइंट्स को यूज करके हमने ट्रायंगल बनाया था। जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको रिकॉल हो रहा हो कि ट्रायंगल्स बनता कैसे है, ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करने के लिए कभी भी हमें 3 वर्टिसेस या 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, तभी जाके ट्रायंगल बनता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट Tn बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फॉर्म बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। दैट मींस कि n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। ओके, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, और यहाँ पे कह रहा है कि इनको यूज करके क्या बना रहा है, ट्रायंगल्स बना रहा है। ओके, तो इसका मतलब जैसे ये एन साइडेड अगर हम पॉलीगन बना लें और इसके पॉइंट्स को अगर हम कंसीडर कर ले, तो इन 3 पॉइंट्स को मिला के क्या बनता है, इन 3 पॉइंट्स को ही मिला के कभी भी ट्रायंगल बनता है। तो कॉन्सेप्ट आपको ये याद होना चाहिए कि ट्रायंगल बनाने के लिए ओनली मिनिमम 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लेट Tn बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स। यहाँ पे कह रहा है Tn को हमने ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स दे दिया है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल टू 10, तो इसमें n की वैल्यू बता दो। अब सोचिए अगर Tn इक्वल टू ऑल पॉसिबल ट्रायंगल है, Tn इक्वल टू ऑल पॉसिबल ट्रायंगल फ्रॉम n वर्टिसेस, ओके, n वर्टिसेस, तो इसी तरीके से Tn प्लस 1 को हम क्या कहेंगे, ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फ्रॉम n प्लस 1 वर्टिसेस। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फ्रॉम n प्लस 1 वर्टिसेस। बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इन n वर्टिसेस में से आप सोचिए, चाहे जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस दिया हो उसमें से अगर मुझे ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करना है तो 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, नोट करके लिखेंगे ताकि आपको बाद में भी ये क्लियर रहे। फॉर ट्रायंगल 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। ये अंडरस्टूड है कि वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगा, इस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, फॉर 3 पॉइंट्स फॉर ट्रायंगल 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। आगे अगर हम लोग देखें तो यहां से लिख सकते हैं कि फॉर n प्लस 1 पॉइंट्स, ओके, फॉर n प्लस 1 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रायंगल। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं फिर से ये लिख सकता हूं कि n प्लस 1 के लिए, एंड सिमिलरली अगर हम बात करें तो सिमिलरली n पॉइंट्स आल्सो, सिमिलरली फ्रॉम n पॉइंट्स also 3 points required
टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, ओके, टू ड्रॉ और फॉर्म्ड ट्रायंगल, ओके। तो बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है। इसमें से हम ये कह रहे हैं कि अगर n+1 है तो उसमें से भी मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए ट्रायंगल को बनाने के लिए, और भी दूसरा कोई अगर n पॉइंट्स है तो उसमें से भी मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए ट्रायंगल को बनाने के लिए। तो अगर हम देखें तो Tn+1 यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे Tn+1 है, तो कब, जब n+1 पॉइंट्स में से हम 3 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो Tn+1 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगा, ओके। बहुत ही क्लियर है, ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा यहाँ पे। सिमिलर वे में अगर Tn की बात करें तो Tn की वैल्यू यहाँ पे n पॉइंट्स है, इन n पॉइंट्स में से जब भी हम 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो Tn नंबर ऑफ क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। बहुत ही बेसिक है, ये आपको लिखना आना चाहिए, ओके। तो ये रिलेशनशिप बस इसी पे अब ये है, और इन दोनों को मिला के हमें एक रिलेशनशिप दिया है कि Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू 10, ओके। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि n+1 पॉइंट्स में से जब भी हम 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो Tn+1 नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा, और जब n पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो Tn नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे पॉसिबल होगा। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमें पहले ही दे दिया है, Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू 10, ओके। तो इस रिलेशनशिप की मदद से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे n+1c3 माइनस nc3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10। अब यहाँ पे वेरिएबल्स के केस में सिर्फ n है जो कि मुझे क्वेश्चंस का हिस्सा है, और n की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन करना है। IIT JEE मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आया है, तो आपको ये रिलेशनशिप लिखना आना चाहिए, ये बाकी कोई लाइन आए या ना आए, ये रिलेशन आपने लिख लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और ये क्यों लिखा आपने कि 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल फ्रॉम एनी गिवन वर्टिसेस और पॉइंट्स इन ए प्लेन और एनीवेयर, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सिंपल फार्मूला NCR का यूज करेंगे, n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखेंगे n+1 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ओके। सिमिलर वे में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10। अब देखिए यहाँ पे और अगर हम लोग देखें तो ऊपर वाले में n+1 है और नीचे वाले में n+1 माइनस 3 है, तो बेसिक कैलकुलेशन है, तो ऊपर वाले को हम एक्सपैंड करेंगे, ओके। तो n+1, ओके, फिर से क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और अगला टर्म क्या आ जाएगा, अगला टर्म n+1 माइनस 2 आ जाएगा, ओके। ये -1 आता तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता, और अगला टर्म आएगा n+1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। तो डिनोमिनेटर में हमारा n+1 माइनस 3 है, इसलिए हमने इसको एक्सपैंड किया, और ये आ जाएगा 3 × 2, और इसको एक्सपैंड करेंगे तो n+1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। डिनोमिनेटर में ये था, इसको कैंसिल आउट करना था, इसलिए हमने ऊपर वाले को एक्सपैंड किया, ओके। आगे अगर हम लोग देखें, सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसमें देखिए n-3 फैक्टोरियल है, तो ऊपर वाले को एक्सपैंड करेंगे, n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखेंगे, 3 × 2 और n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आएगा, इसकी वैल्यू इक्वल टू कितना आई है, 10, ओके, 10 आई है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, जो भी कैंसिल हो सकता है, तो अगर हम लोग देखें तो ये कैंसिल हो सकता है इससे, और ये कैंसिल हो सकता है इससे, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, n+1 n+1 माइनस 2, ओके, n+1 माइनस 2 अपॉन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 6, और इसमें अगर हम लोग देखें n-1, ओके, n-2 अपॉन में क्या बचेगा, 6 इक्वल टू 10, ओके। बहुत ही बेसिक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आराम से इसको करेंगे, पेशेंस के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ें बची हुई हैं, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा n+1 n, और ये n-1, ऑलराइट, अपॉन 6 माइनस अगर देखें तो n-1 n-2 अपॉन में क्या आएगा, 6 आएगा, ओके। फाइन, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10। तो जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, पेशेंस के साथ करेंगे आराम से, अदरवाइज मिस्टेक्स होने के भी चांसेस होते हैं। आप लॉजिक को सही यूज़ कर लिए हैं लेकिन कैलकुलेशन में एरर कर दिए तो आपका आंसर बदल जाएगा, ओके। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 को हम ले ले रहे हैं एलसीएम, 6 को यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ एलसीएम, कुछ कैंसिल आउट होगा तो क्लियरिटी आ जाएगी, ओके। 6 को एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, n+1, ओके,
इंटू एन माइनस वन, ओके, माइनस एन माइनस वन, ऑलराइट, और इंटू क्या लिखेंगे एन माइनस टू इक्वल टू क्या लिखेंगे 10, ओके। फर्दर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन दोनों में है, इसको कॉमन ले रहे हैं, ओके। एन को कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एन प्लस वन, ऑलराइट, एन माइनस वन, ओके फाइन, माइनस एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ओके, अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ओके। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एन इसकी वैल्यू को अगर हम ओपन करें तो ये ऐसा हो सकता है कि एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। आगे अगर हम लोग देखें तो माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं एन स्क्वायर, ओके, एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू एन माइनस एन प्लस टू, ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n, और ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन माइनस एन स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा प्लस का 3n माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, ऑलराइट। तो यहाँ से माइनस एन स्क्वायर एंड प्लस एन स्क्वायर कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो यहाँ से बचेगा n और माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3n माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, ऑलराइट। तो n और यहाँ से आ जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू 60, ओके। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ 3n n माइनस वन इक्वल टू 60, ऑलराइट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा 20 तिहाई 60, ओके 20। अब यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं लॉजिकल लगा के कि अगर ये 5 हो जाए और ये 5 माइनस वन हो जाए तो भी इसका आंसर कितना आएगा 20 आएगा। दैट मीन्स कि ये ऐसा भी हो सकता है 5 एंड 4 दिस विल द आंसर। यहाँ पे भी हम रोक सकते हैं, अदरवाइज हम अपना जो बेसिक मेथड है कैलकुलेशन करने का, एक्सपेंड करने का, उससे भी हम कर सकते हैं। तो मैं उसी से लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप आंसर को गेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहेगा कि 5 4 अगर दोनों दिया रहेगा तो मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं दिया है, 4 को डिस्कार्ड क्यों करना है ये यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 आ गई, ओके, n की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, आंसर मिल गया। लेकिन आप चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक मेथड से भी कर सकते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि n माइनस वन इक्वल टू 20, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि n स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 20, n स्क्वायर माइनस एन माइनस 20 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 4n, ओके, माइनस 20 इक्वल टू 0। बेसिक कैलकुलेशन है, n को कॉमन यहाँ पे लेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस फाइव प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे n माइनस फाइव, ओके, इक्वल टू 0। तो n माइनस फाइव बोथ में है, दोनों को कॉमन ले लेंगे, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस फाइव और n प्लस फोर, ओके। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि इफ n माइनस फाइव इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5, ओके। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 5, एंड इफ n प्लस फोर इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी -4 आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे वर्टिसेस का केसेस है या एज का केसेस है या पॉलीगन का केसेस है, तो n के जो पॉलीगन्स होते हैं या उनके साइड्स होंगे या जो वर्टिसेस होंगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। दैट मीन्स कि दिस वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड, ओके, एंड दिस विल बी इज एक्सेप्टेड। तो इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, दिस विल द आंसर। तो आपको लॉजिक सही पुटअप करना है, लॉजिक सही पुटअप करके आपको आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक ये था कि अगर n प्लस वन वर्टिसेस है उसमें से किसी 3 को हम सेलेक्ट करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, और उन ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी n प्लस वन होगी, tn प्लस वन। इसी तरीके से n पॉइंट्स है उसमें से 3 सेलेक्ट करेंगे तो उससे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगा वो कितना हो जाएगा tn, ओके। ये लॉजिक है, बाकी क्वेश्चंस में कुछ था नहीं, ओके। ऐसा क्वेश्चंस अभी हमने करा रखा है कि जिसमें हमने ये बताया था कि नंबर ऑफ 11 पॉइंट्स इन ए प्लेन। अगर हम क्वेश्चंस को रिकॉल करूं तो मुझे याद आ रहा है कि 11 पॉइंट्स इन ए प्लेन, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स दैट कैन बी मेक बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस, ओके। तो इनको एज ए वर्टिसेस कंसीडर करके हमें ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करना था, ऐसा क्वेश्चंस था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, 2003 में ये क्वेश्चन आया है आईआईटी जेईई मेंस में। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 मेंस एंड 5 वुमेन्स कैन डाइन एट अ राउंड टेबल इफ नो 2 वुमेन्स आर टू सिट टुगेदर इज गिवन बाई। यहाँ पे एक डिनर करना है और 6 मेंस हैं और 5 वुमेन्स हैं। ओके, एक राउंड टेबल के अराउंड इन्हें बैठना है, तो मैं एक राउंड टेबल बना ले रहा हूँ। ओके, दिस इज द राउंड टेबल और इसके अक्रॉस इन्हें बैठाना है, इसके अक्रॉस इन्हें बैठाना है। अरेंजमेंट करना है, किस तरीके से करना है अरेंजमेंट जो यहाँ पे होना है उसका कुछ वे है। उसका वे ये है, मैं बना लिया राउंड टेबल। पहले मैं लिख ले रहा हूँ 6 मेंस हैं। ओके, 6 मेंस एंड 5 वोमेन। ओके, 5 वोमेन से, ये गैप मेथड जैसा है और सर्कुलर टेबल का कॉन्सेप्ट है। कैन बी डाइन ए राउंड टेबल इफ नो टू वुमेन्स इज टू बी सिट टुगेदर। अब यही केस है, तो हमें क्या करना रहेगा, पहले मेंस को हम क्या करते हैं, बैठाते हैं। जिस पे रेस्ट्रिक्शन रहता है उसको लास्ट में जो गैप्स होता है उसमें फिलअप करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 6 मेंस को अरेंज कर देंगे, 6 मेन को यहाँ पे बैठा देंगे। तो मैंने मान लिया कि M1 यहाँ पे है, M2 यहाँ पे है, M3 यहाँ पे है। ओके, और M4, M5, M6, ये 6 मेंस हैं जिनको मैंने ये बैठा दिया ये टेबल के अराउंड। ओके, अब इनके बीच में अगर आपको याद हो तो जो हम करते हैं सर्कुलर में, तो उसमें नंबर ऑफ गैप्स उतने ही आते हैं जितने नंबर ऑफ मेंबर होते हैं। तो इनके बीच में अगर गैप्स को हम लोग देखें तो एक गैप ये होगा। ओके, एक गैप ये होगा, एक गैप ये होगा, एक गैप ये और ये। तो नंबर ऑफ गैप्स यहाँ पे कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ पीपल या पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ गैप्स होते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करूं, नंबर ऑफ वेज की बात करें, ओके, नंबर ऑफ वेज यहाँ पे देखिएगा तो एक बार में लिखेंगे। तो अगर सर्कुलर में मेंस को अरेंज करने के कितने वेज हो जाते हैं, n-1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स की 6-1 फैक्टोरियल। दिस इज फॉर मेन। ओके, ये किसके लिए है, फॉर मेन, फॉर मेन अरेंजमेंट। ओके, तो मेंस के लिए हो गया। अब वुमेन्स कहाँ पे बैठेंगी, इन गैप्स को हम क्या करें, सेलेक्ट कर लें। अगर इन 6 गैप में से अगर हम सेलेक्ट कर लें 5 वुमेन्स को, और ये आपस में भी 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगी, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती हैं। ओके, अगर हमने यहाँ पे क्या किया कि इन वुमेन्स को, इन 5 वुमेन्स को हमने क्या किया, 5 वुमेन्स को पहले सेलेक्ट कर लिया, 5 वुमेन्स को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि 6 गैप यह है यहाँ पे हमारे पास। अगर मैं देखूँ 6 गैप्स हैं और इन 6 गैप में से हमने क्या किया, 5 वुमेन्स को, जितनी वुमेन्स थी उनको सेलेक्ट कर लिया, और ये आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकती हैं, रीअरेंज हो सकती हैं। तो ये किसके बेस हो जाएंगे, ये फॉर मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए हो जाएंगी। लेकिन मेंस और वुमेन्स एक साथ बैठ के डाइन करेंगे तो इसलिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वुमेन्स का केस हो जाएगा। ऐसा भी हमने करा रखा है, बहुत ही आसान है, आप लॉजिकल वे में बस समझिए और इसको करने का प्रयास करिए तो आसानी से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ये वुमेन्स के लिए है, नंबर ऑफ वेज एट द सेम टाइम में है, इसलिए दोनों का केस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, कितना बचेगा, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। दिस विल द आंसर। ओके, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विद इन मिनट आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, डी विल द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो वुमेन्स कहाँ पे बैठ सकते हैं, ये W1 हो गया, W2 हो गया, ओके, W3 हो गया, W4, W5। ओके, तो 6 गैप में से हमने 5 को सेलेक्ट कर लिया, उन 5 में हम क्या किए, उनको अपने आपस में अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये केसेस हो जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हालांकि बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है, अभी इसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आने लगे हैं। ओके, तो ये 2003 में पूछा गया है। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स थे वो IIT JEE अदरवाइज जो बोर्ड्स में आते हैं उन सभी को हमने कवर किया है। तो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स का लिमिट होता है कि इस टॉपिक्स में इतने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं उनको कवर करना होता है। ओके, क्लियर है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिक्शनरी पे जो क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि कई क्वेश्चंस इस पे मैंने भी कराया है, 2-3 या 4 क्वेश्चन हमने रनिंग क्लास में कराया है, और इसका आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर होगा तो आप कर पाएंगे। ओके, तो पढ़ते हैं, इफ ऑल दी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग
आर रिटन यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वीन and are arranged as in dictionary English dictionary then the position of the word queen is। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि QUEEN इनको एक रो में हम अरेंज करेंगे, ओके, विथ और विदाउट मीनिंग। जैसा कि यहाँ पे क्वीन कहने में आ रहा है तो क्वीन का मतलब क्या होता है, रानी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि और भी वर्ड्स का फॉर्मेशन बने, जैसे NQUEE, ये मीनिंगलेस है, ओके, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग अरेंज करने पे इन लेटर्स को जितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे इन द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। तो यहाँ पे मुझे रैंक ऑब्टेन करना है, हालांकि इस पे 3-4 क्वेश्चन हमने कराया है, तो कैसे डिक्शनरी में इसको प्रोसीड करते हैं वो अभी भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्वीन का रैंक मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वीन को लिखूं, तो अगर मैं लेटर्स को लिखूं तो लेटर्स हमारे पास क्या हैं, ये है हमारे पास लेटर्स। तो इन डिक्शनरी अगर हम लोग इसको लिखते हैं, इन डिक्शनरी ऑर्डर अगर हम लोग लिखते, तो डिक्शनरी ऑर्डर में हम क्या लिखते, पहले ई आता है डिक्शनरी में, उसके बाद यहाँ पे डबल ई है तो दूसरा ई आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा, क्यू, क्यू के बाद यू आएगा, ओके। तो डिक्शनरी ऑर्डर में ये स्टेप्स फॉलो होते कि अगर डिक्शनरी में लिखना होता तो ये स्टेप्स चलते। इसका मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ई से, उसके बाद क्यू पे आएगा, क्यू के बाद कहीं जाके मुझे क्वीन नजर आएगा, ओके। तो अब अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं सॉल्यूशंस को, तो नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ई से अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें जो स्टार्ट होगा किससे, ई से, तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, देयर आर 5 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, ओके, 1 2 3 4 5। तो ई से स्टार्ट होना है, ओके, तो दैट मीन्स कि इसमें ई ही रहेगा। नंबर ऑफ वेज इसके कितने होंगे, 1 होंगे, और बाकी रिमेनिंग के कौन कौन बच गया, ई बच गया, एन बच गया, ओके, क्यू यू। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इनको आपस में अरेंज करता तो कितने तरीके से, ये 4 वेज 3 2 1, दिस इज वेरी बेसिक, ओके। यानी कि अगर मैं इनमें से कोई भी लेटर एक आ सकता है, बाकी रिमेनिंग के जो जो खाली होते जाएंगे उसमें भरते जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज की अगर बात करें तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 24 वर्ड्स, ओके। 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, ई से, ओके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो ऐसा हो सकता है ई एन क्यू यू, ओके, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ई से स्टार्ट होगा क्यू यू एन ई, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो दीज टाइप्स आर द 24 वर्ड्स, ओके। सिमिलर वे में ई के बाद अगर हम लोग देखें तो किससे स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा ई के बाद। अच्छा, ये सेकंड ई की अगर बात करें तो ई से स्टार्ट हो गया तो हो गया, वही ई से स्टार्ट हो गया मतलब हो गया ई से, ई के बाद क्या आएगा, एन आएगा। तो अब नंबर ऑफ वर्ड्स की बात किससे करेंगे, एन से। नंबर ऑफ वर्ड्स अब किससे स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एन। अगर एन से देखें तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें एन से स्टार्ट होगा तो इसमें ई रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, हमें एन से स्टार्ट ही करना है। तो मैं बना ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो हमें स्टार्ट किससे करना है, एन से स्टार्ट करना है। तो नंबर ऑफ वेज इसके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और बाकी रिमेनिंग की बचेगा क्या, क्यू यू ई, ओके, ये बचेंगे। तो इसमें देखिए एक रिपीट हो रहा है, ई, इसलिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये किसके लिए है, जो ई रिपीट हो रहा है, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3, ओके, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ओके। तो दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 12 ऐसे वर्ड्स होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, जो एन से स्टार्ट होंगे। सिमिलर वे में अब देखिए क्यू एन हो गया, अब अगर क्यू से स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं क्वीन भी इसमें से आगे निकल जाएगा, इसलिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, क्यू से नहीं स्टार्ट करके क्यू ई से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, क्यू ई से, ओके। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ किससे, क्यू ई से। क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्यू से अगर हम स्टार्ट करते तो उसी में कहीं ना कहीं क्वीन भी निकल जाता और हमें एग्जैक्ट रैंक क्वीन की नहीं ऑब्टेन हो पाती, ओके। तो यहाँ पे क्यू डाल देंगे, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 1, और यहाँ पे ई डाल देंगे तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 1, ओके।
ई मस्ट बी यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी रिमेनिंग के क्या क्या बचेंगे, ई बचेगा, एन बचेगा और यू बचेगा। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स कि 6 यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। सिमिलर वे में अगर क्यू ई से स्टार्ट हो गया, आफ्टर दैट देखिए क्यू ई से होने के बाद क्यू किससे स्टार्ट होगा, एन से। क्यू ई से स्टार्ट होने के बाद किससे स्टार्ट होगा, क्यू एन से। तो नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ क्यू एन। क्यू एन से अगर हम लोग देखें तो 5 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। ओके, दीज आर द 5 बॉक्सेस। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्यू होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो दिस इज द नंबर ऑफ वे, इसके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और क्या क्या हमारे बचे हुए हैं फिलअप करने के लिए, यू ई ई। ओके, यू ई ई बचा हुआ है। अब देखिए इसमें भी रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ वेज करने का इसका तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैं कर चुका हूं क्लास में। ओके, तो रिपीट हो रहा है तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और अपान में क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल किसके लिए लिखा गया है, ये ई के लिए लिखा गया है, फॉर ई। ओके, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, फॉर ई। तो आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 वर्ड्स आ जाएंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पे 6 वर्ड्स आए हैं और 3 वर्ड्स आए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो मुझे ऑब्टेन करना होता है उसके पहले तक हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वर्ड्स निकल चुके हैं। अब देखिए क्यू एन से भी हो गया, अब अगर स्टार्ट होगा तो क्यू यू से स्टार्ट होगा, एन क्यू ई से स्टार्ट हो गया, क्यू एन से स्टार्ट हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो क्यू यू से स्टार्ट होगा और क्यू यू से स्टार्ट होगा तो उसी में कहीं ना कहीं क्वीन भी निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे अगला वर्ड अगर टिल नाउ देखें, टिल नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कम्स, अगर इसकी बात करें तो 24 मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। ई से स्टार्ट हुआ था कितना, 24, और एन से स्टार्ट हुआ है वह कितना, 12, और क्यू ई से अगर हम लोग देखें तो ये कितना है, 6, और क्यू एन से अगर हम लोग देखें तो ये कितना हुआ है, 3। तो इसको अगर हम सम करें तो यहाँ पे आएगा 6 3 9, 9 2 11, 11 4 कितना आ जाएगा, 15। ओके, कितना आ जाएगा, 15, और 2 1 3 कितना आ जाएगा, 4, 45 वर्ड्स कम्स। ओके, अगर अब ये स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा क्यू यू से। ओके, क्यू यू से। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा क्यू, उसके बाद यू। ध्यान दीजिए क्यू यू से स्टार्ट होगा, लेकिन अब ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ई ई एन आएगा। क्या आएगा, ई ई एन आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से हो जाएगा, फिर ई ई एन। ओके, ई ई एन, दिस विल बी द 46th रैंक। ओके, 46th वर्ड ये आएगा, तो 46th वर्ड यही आएगा और इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 46। तो ऑब्वियस है आपको पेशेंस के साथ करना होगा, बहुत ही आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी, एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, दिस विल द डिजायर आंसर। यही हमारा पूछ रहा था कि क्वीन की रैंक क्या होगी डिक्शनरी ऑर्डर में अगर हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो आसान है, बस आपको पेशेंस के साथ करने की जरूरत है। ओके, तो आंसर्स की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये आईआईटी जेईई 2017 में पूछा गया था ऑनलाइन एग्जाम में। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अच्छा होगा, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा और इंटरकनेक्टेड भी होगा। बहुत सारे ऐसे बॉल्स के और कॉइन्स के केस आएंगे। बॉल्स के केस में अक्सर आएगा कि उसमें बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इन सभी की बातें जब हम करेंगे तो उसमें सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो वहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का रोल यहाँ पे आता है। ओके, और प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैं नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के बाद, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल सके।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चंस भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थियरी की बात करेंगे कि उसमें सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, बहुत सारी बेसिक बातें करेंगे। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे बड़े बड़े टॉपिक्स में उसमें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।